अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। जब से पनामा लीक्स का मामला मंजरे आम पर आया है, सियासी दर्जा हरारत जो है वो बढ़ा हुआ है और ऐसा लगता है कि इसमें मजीद इजाफा होने वाला है, क्योंकि अब मुख्तलिफ सियासी पार्टीज जो है वो सड़कों पर निकलने की बात कर रही हैं और खास तौर पे ईद के बाद तैयारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपने लोगों को कह दिया है कि एहतजाज के लिए अपनी तैयारी मुकम्मल रखें। और साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबरा डॉक्टर ताहिरुल कादरी भी पाकिस्तान वापस आ चुके हैं। 17 जून के एहतजाज में तो शरीक होंगे जो कि मॉडल टाउन के हवाले से है, लेकिन उसके बाद भी जो है शायद वो पाकिस्तान में कुछ अरसा रहे। और देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर पनामा के इशू पे और अगर दीगर अपोजिशन पार्टीज सड़कों पर निकलती है तो उसमें डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब भी साथ होंगे या नहीं होंगे। लेकिन एक पार्टी जो के साथ होगी वो होगी अवामी मुस्लिम लीग, और अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ आज प्रोग्राम पे मौजूद है। लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शेख भैया ज्वाइन करने के लिए जी बड़ी मेहरबानी आपकी। शेख साहब सबसे पहले तो ये बताएं कि ये साल कौन सा है, 2016 में है या 2014 में है? क्योंकि वाकयात तो ऐसे लगता है कि 2014 के हैं, कैरेक्टर्स भी वही हैं और बातें भी वही हो रही है सड़कों पर निकलने की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के खिलाफ। देखें, उस वक्त तो कोई भी हमारे साथ तहरीक इंसाफ के इत्तेहाद में हम शामिल थे। ताहिरुल कादरी साहब भी साथ थे। सारा पाकिस्तान की पार्टियां दूसरी तरफ थीं। अब ऐसे हालात नहीं हैं, बल्कि मैं तो आज काफ़ी पुरुमीद हूँ कि शायद 50% आज मैं पुरुमीद हूँ कि ईद के बाद तहरीक न चलानी पड़े और 25 से लेके 26 से लेके 5 तारीख तक को दरमियाना ही रास्ता निकल आए और सारी पार्टियों को अंडरस्टैंडिंग से एक सूरत हाल बन जाए और सड़कों पे ना आना पड़े। और सड़कों पर अगर आए तो फिर ये समझ लें कि ये निज़ाम भी लपेट दिया जाएगा और लोगों के एहतसाब के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल किया जाएगा वो कहीं ज़्यादा तकलीफ़ दे होगा जो अदालती नुस्खों के। जो उस वक्त फकी दी जाएगी वो बड़ी हाजमीना किस्म, बड़ी ज़बरदस्त फकी हो जाएगी अगर ये सिस्टम भी ख़त्म हो गया और लोग भी सड़कों पे आ गए। आज पता नहीं क्यों मुझे ये दिखाई दे रहा है कि मुमकिन है कि 25 तारीख से लेके और 26 लगा लें, 26 से लेके 5 तारीख तक कोई ऐसा दरमियानी रास्ता निकल आए कि हमा वक्त वज़ीर आज़म मिल जाए और एक पार्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर और ख़ुद साख्ता जिलावतनी का प्राइम मिनिस्टर, उसकी जगह एक हमा वक्त प्राइम मिनिस्टर मिल जाए और असम्बली के अंदर से चेंज हो जाए। अगर असम्बली के अंदर से चेंज हो गई तो मुझे यकीन है कि काफ़ी मरहले जो हैं वो। अच्छा, तो आपका इशारा जो है शेख साहब वो है इन हाउस तब्दीली की तरफ। आप TORs की जो कमेटी है, पार्लिमानी कमेटी, वहां से कोई बीच का रास्ता निकला है, उस पर पुरुमीद नहीं है? आप पुरुमीद है कि इन हाउस किसी किस्म की तब्दीली आ जाएगी? और कल हमारे ही चैनल पे खुर्शीद शाह साहब ने भी इसी तरह की बात की कि इन हाउस तब्दीली के हक में है वो। देखें, TOR तो वो ऐसे ही उन्होंने ऐसे बंदे बैठाए हुए हैं जिन्होंने मानने नहीं है। हर पार्टी में ऐसे लोग होते हैं जो वैसे ही आके कह देते हैं नहीं जी ये तो नवाज शरीफ के ज़ाती दुश्मन है। बाबा, उनकी सेहत की मसला है, उनकी सोच का मसला है, उनके ख़ानदान की फूट है, उनकी पार्टी की फूट है। और जो लोग ये TOR के ख़िलाफ़ आके बात कर रहे हैं, जो TOR के ख़िलाफ़ कह रहे हैं जी नवाज शरीफ के से शुरू होगा, तो नवाज शरीफ से शुरू होगा और किस से शुरू होगा? मेरे से शुरू होगा। बाबा, जिसने गाजरें खाई हैं फकी उसको देनी है, जिसके अंदर से माल मसरूका बरामद हुआ है उसके गिर्द घेरा तंग करना है। और माल 20 करोड़ लोगों का है और ये हजम नहीं हो सकता। सो मुझे उम्मीद है। अच्छा, लेकिन शेख साहब आप हो या ऑपोजिशन जमात हो, वो तो चाहती है कि तहकीकात हो ना। अगर आप कह रहे हैं कि ये इन हाउस तब्दीली आ जाती है, नवाज शरीफ साहब पीछे हटके कोई और वजीर आजम आ जाता है, तो फिर वो तहकीकात का मामले का क्या होगा? या तो जैसे हुकूमत इस वक्त कह रही है कि आप लोगों का टारगेट सिर्फ वजीर आजम नवाज शरीफ साहब है, वो बात तो फिर सच साबित हो जाएगी। नहीं खत्म हो सकती। अब ये याद रखें, तहकीकात, ये सारी पार्टियां सड़कों पे आए ईद के बाद ना आए, ये सारी पार्टियां इन हाउस चेंज लाएं, तहकीकात नहीं ख़त्म हो सकती। जिन्होंने गाजरें खाई हैं, जिन ने गाजरें खाई हैं उनको नुस्खा मिलेगा, नुस्खा कीमिया A² = A+B, ये होगा जी।
अच्छा शेख साहब, आप क्यों पूरी उम्मीद है कि इन हाउस चेंज आएगा? जितनी हमने बातें सुनी हुकूमत की तरफ से, वो कहते हैं कि लड़े बगैर तो कुछ नहीं होगा। आपको क्यों लगता है कि वजीर आजम साहब जो है पीछे हट जाएंगे और किसी और को अपनी पार्टी से नॉमिनेट कर देंगे कि आप जो है वजीर आजम बन जाए? ऐसा क्यों होगा? ये उम्मीद क्यों जागी है ऑपोजिशन में और खासतौर पर आप में? देखिए, ये आज ही मेरी सोच बदली है कि मेरे पास ऐसी इतलात हैं कि कोई दरमियानी, मैं ये नहीं कह रहा मैंने 50% का है, कल ये फिर दोबारा 40 पे हो जाए। आप कहते हैं जी, आप तो कहते फिर दुनिया कहती है जी, आप कहते हैं। तो मुझे आज ऐसी होप दिखाई दी है कि शायद सड़कों पे निकलने की ज़रूरत महसूस ना हो। ये मेरी आज की खबर है, और अगर हुई तो मैं इमरान खान के साथ सड़कों पे शाना बिशाना होऊंगा, और सारी पार्टियां होंगी माइनस फजलुर रहमान के, वो भी सोचेंगे। और ये मैंने उनकी ज़िंदगी में उनको कहा है कि फजलुर रहमान साहब ने बहुत बड़ा ब्लंडर किया है, और शायद ऐसी गंदी शाट उन्होंने ज़िंदगी में कभी नहीं खेली जो ये शाट गंदी खेली है। सही, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है, मुझे तो वैसे इसकी उम्मीद कम लग रही है। आप कह रहे हैं कि 50% तो आप पूरी उम्मीद है कि इन हाउस चेंज होगा, लेकिन अगर ऐसा हो भी जाता है तो फिर ये सड़कों पर निकलने का सारा जो प्लान है आपका हो या तरीके इंसाफ का हो, वो फिर आप मौखिर कर देंगे, फिर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में अगर ईद से पहले मामलात सेटल हो जाते हैं और एक नए इलेक्शन की और अबूरी हुकूमत की डेट तय हो जाती है, अगर इन हाउस चेंज होती है, वो तो बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं होती, अगर सब मिलकर एक दरमियानी रास्ते पे आ जाते हैं, तो मेरे ख्याल में कोई मज़ायका नहीं है। और पाकिस्तान की सरहदों पर, पाकिस्तान के मामलात पर जो, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत को जब भी अवाम ललकारने लगते हैं, पाकिस्तान की मशरिक़ और मगरिब की सरहद पे छेड़खानी शुरू हो जाती है, गोलाबारी शुरू हो जाती है, और आतंकवादियों का नया नया नारा भी निकल आता है कश्मीर की तरफ, हिंदुस्तान की तरफ। सो नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ जब भी तहरीक चली, अफगान बॉर्डर हो या इंडिया बॉर्डर हो या दूसरा बॉर्डर हो, वो गर्म हो जाता है। सो इसलिए गर्म बॉर्डर को ठंडा ही रखकर अगर एक दरमियानी रास्ता निकल आए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। नहीं तो जब भी नवाज शरीफ साहब के ऊपर मुश्किल वक्त आता है तो इससे बॉर्डर गर्म होने का क्या ताल्लुक है? आप कह रहे हैं कि मतलब ये रीजनल पावर जो है वो मूव करती हैं जब नवाज शरीफ साहब के ऊपर दबाव आता है। मैं अक्लमंदों से मुखातिब होता हूँ, बेवकूफ़ों का मैं लीडर नहीं हूँ। बेवकूफ़ों के लीडरों से सारा पाकिस्तान भरा हुआ है। सो मैं इशारा देना काफी समझता हूँ। बात बातें साहब बहादुर कह के भी गाली दी जा सकती है। थोड़ी हम बड़ी बातें अगर गाली देने का अंदाज गैर पार्लिमानी अपनाना हो तो फिर वही होता है जो पार्लियामेंट में हो रहा है। सो मैं लोगों को ये बात बावर करा रहा हूँ, जब भी नवाज शरीफ के खिलाफ एक तहरीक जोर उठाती है तो ऐसा तासर दे दिया जाता है कि सरहदें और वो जो पावर्स हैं जिनका इंटरेस्ट है कि ग्वादर ऑपरेशन होने से पहले, ग्वादर के ऑपरेशनल होने से पहले पाकिस्तान में कोई ऑपरेशन कर दिया जाए, वो ऑपरेशनल हो जाती हैं फोर्सेस। सो बहुत सोचो बचार की जरूरत हो। अच्छा, आज आपने ये जो तारीख भी दी है और एक पेशन गोई भी कर दी जिसपे आप कह रहे हैं, मैं दोहरा रहा हूं उसको, कि 50% आपको इस चीज की उम्मीद हो गई। तो आज ही राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि हर ईद से पहले शेख रशीद साहब जो है वो कुर्बानी की बातें करते हैं, फिर बात गलत साबित होती है, फिर वो कोई और तारीख दे देते हैं। ये आज ही का बयान है राना सनाउल्लाह साहब का आपके लिए। अगर आपने मुझे भी इसी जगह पे जोड़ दिया कि मैंने भी, अल्लाह मेरा गुरूर और तकब्बर माफ करे, मैं कह रहा हूं 2016 जो है तब्दीली का साल है। ये मेरी सियासी सोच है। अगर नहीं होता तो फिर इस कौम की बदनसीबी है, इस कौम पे खुदा का अजाब है, इस कौम पे खुदा की आफत है कि मर रही है, जलील हो रही है, रुसवा हो रही है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, नौकरी नहीं है, अमन नहीं है, पीस नहीं है, इज्जत नफ्स नहीं है। फिर समझ रहे हैं कि हमारा लीडर जो है वो राना सनाउल्लाह है और हमारा लीडर आबद शेर अली टाइप के लोग हैं। तो जाओ फिर, यही तुम्हारे लीडर हैं, तुम्हारे लिए यही माहौल बना है। तुम लाहौर राह पे आ जाने थे, वाह पे आ जाने, सो आपको पता लगेगा। मैंने पिछली दफा जो आपसे बात कही वो मुझे यकीन था, अब सारी दुनिया मेरे खिलाफ। और यार मैं कोई तावीज तो नहीं बेच रहा, मैं आपको कह रहा हूं 2016 में कौम से रोज शेयर करता हूं रात को। आप एंकर तो छुट्टी कर लेते हैं, मेरे नसीब में तो छुट्टी भी नहीं है 365 दिन में। मैं रोज शेयर करता हूं। मैं शेयर कर रहा हूं कि आज मुझे ठंडी हवा आ रही है रावलपिंडी इस्लामाबाद से, आज मुझे लाहौर से ठंडी हवा आ रही है कि बाज लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बंदे के पुत्र बनो। इतने लितर पड़ेंगे कि गिने नहीं जाएंगे, इतने लितर पड़ेंगे कि गिनती करने वाला बाद में भूल जाएगा। फिर वो कहेगा डज करके कि चन्ना किथे गुजारी है रात में, फिर वो मारेगा डज करके और कहेगा आजा मोरे मालमा तेरा इंतजार है। भाई माल मसरूका बरामद हो गया, तहकीक कराओ, खुद जाओ कि जी मेरा ये माल नहीं है, ये फरिश्तों ने मेरे अकाउंट में डाल दिया था,
जिस तरह एक हमारे बहुत बड़े लीडर ने सिंध से कह दिया था जी कौन बदबख्त मेरे अकाउंट में ये माल डाल गया, एक बहुत बड़े लीडर की बहन ने ये कह दिया था, मुझे तो पता नहीं, इनके अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं, इनको पता नहीं होता, इनके अकाउंट में कोई डाल जाता है, पता नहीं होता। और खुदा के बंदो, हम किस कौम का हिस्सा है कि जिनके लीडरों के अकाउंट में फरिश्ते पैसे डाल देते हैं? जिन कौम के लीडरों में फरिश्ते तो नहीं कहता हूं, निकालने वाला शैतान निकाल के ले जाता है। ये हमारी कौम है, ये हमारी सियासत है। अकड़े बैठे हैं, ऐसे ऐसे लोग हाकम हो गए जिनको घर से कोई नहीं शिनाख्त करता। अच्छा सर, मैं उसमें बात करता हूं, लेकिन मुझे जरा एक अहम इशू पे बात करनी है, क्योंकि आप भी लाहौर में हैं और मेरे ख्याल से हर किसी को पता है मकसद क्या। आपकी कल मुलाकात हुई है ताहिरुल कादरी साहब से, पाकिस्तान अवामी तहरीक सरबराह। प्लान क्या है सर? हमें तो सिर्फ ये 17 जून का ही पता है कि एक एहतजाज होगा, यही प्लान है? बस शॉर्ट टर्म विजिट है, मॉडल टाउन के जो शोधा है उनके लवाहिकीन के लिए इंसाफ मांगना, यही मकसद है इस ट्रिप का कादरी साहब के, या इससे बड़ा कोई वो इस वक्त एजेंडा लेकर पाकिस्तान आए? आपकी तो मुलाकात हुई है, आप तो इन्फॉर्म्ड होंगे इस वक्त। देखें, इंसाफ मांगने का तल्लक जहां से होता है उसका दूसरा ये भी हिस्सा होता है कि जालिमों से निजात हासिल करना। मेरी ताहिरुल कादरी साहब से कल 2-3 मीटिंग हुई है, मैंने खाना भी वहां खाया, अफ्तारी भी, और अभी वो अफ्तारी पर मेरी तरफ आ रहे हैं और अभी यहाँ अफ्तारी में हम लोग इकट्ठे होंगे। बात बड़ी क्लियर है भाई, मैं इंशाअल्लाह ताला सारी अपोजिशन को, मेरी कोशिश होगी इकट्ठी हो जाए। मेरी तो उस वक्त ख्वाहिश थी कि इमरान खान के साथ MQM भी निकल पड़े, लेकिन उनकी पार्टी बड़ी है जी, उनके लीडर बड़े हैं, बड़े दूर अंदेश हैं, उनकी क़यादत वो किसी सूरत में तैयार नहीं थी। और आज जो सूरत हाल से मुल्क गुजरा, अगर वो मुझे 4 वोट दे देते जिसका सारी ज़िंदगी मुझे सदमा रहेगा, मैं तो इस मुल्क में शफाफ क़यादत का और शफाफ सूरत हाल की पैदा कर देता। अल्लाह का शुक्र है कि अब फिर वो वक्त आ गया है, अब वो फिर वक्त आ गया है कि मेरा ख्याल है कि जुल्म के ख़िलाफ़, कत्ल व गारत के ख़िलाफ़ 17 जून की बेहमाना कत्ल के ख़िलाफ़ सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाएं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, चाहे एक दिन की हो। वैसे ताहिरुल कादरी साहब को मैंने रावलपिंडी इस्लामाबाद की दावत दी है, जो उन्होंने कबूल कर ली है, बेहतर है वो कल जलसे में इसका ऐलान करें। आज मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए। अवामी मुस्लिम लीग की दावत उन्होंने कराची और रावलपिंडी लाहौर में दी है उन्हें हमने, और उम्मीद है कि वो कोई ऐलान करेंगे शाम 10 बजे, कल शाम 10 बजे। पहले तो आपने कहा था कि मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, तहरीक इंसाफ का इरादा नहीं लग रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से तो तहरीक इंसाफ ने भी ये फैसला कर लिया कि हम भी, हमारा वफ्त भी जो है वो शामिल होगा इस एहतजाज में, जो कि पाकिस्तान अवामी तहरीक। यही बात मैं उनको पहले समझाता था। बताएं शेख साहब भाई, ये ताहिरुल कादरी की एहतजाज नहीं है, ये बात मैं उनको समझा रहा था। ये बात मैंने एक एक लीडर को समझाई, जहांगीर तरीन को समझाई, शाह महमूद को खुद इमरान खान साहब के पास मैं गया, मैंने कहा देखो ये शुहदा का दिन है, ये ताहिरुल कादरी का दिन नहीं है, या मिनाजुल कुरान का दिन नहीं है, ये वो गरीब बेसहारा लोग हैं जो मारे गए हैं, इसके दिन में हम शामिल नहीं होंगे। तो कल अगर ऐसी तहरीक चलानी पड़ती है ईद के बाद, तो लोग क्या समझेंगे कि हम शुहदा को भूल जाते हैं? लोग क्या समझेंगे जिनको 3-3 करोड़ रुपए ऑफर हुई वो बिके नहीं? 3-3 करोड़ रुपया पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से ऑफर हुई। राजी करने में तहरीक इंसाफ का जहन बदलने में आपका भी हाथ है, मतलब आप लोगों ने उनको मशवरा दिया है कि ये शोधा कबूल करता हूं, दुरुस्त फैसला है। अगर इमरान खान आज उसकी पार्टी शरीक ना होती कल, तो फिर कल अगर तहरीक चलती है तो उसमें जो कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, तो लोग क्या समझते हैं यार कि हम लोगों को कुर्बानी की भेंट चढ़ाते हैं? क्या हम लोगों को कुर्बानी की भेंट चढ़ाने के लिए? बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया इमरान खान साहब ने, और मैं सब लोगों से ये कह रहा हूं कि इमरान खान के पीछे सारी पार्टियां चलें। अगर वहां कोई पंगा लेने वाले लोग हैं तो हमें अल्लाह ने अकल दी है, हमें अल्लाह को अकल को इस्तेमाल करना चाहिए, और हमें किसी कीमत पर तहरीक इंसाफ को आइसोलेट होने का फैसला नहीं करने देना चाहिए। उनके साथ चलना चाहिए, उनको साथ लेकर चलना चाहिए। उनमें ऐसे लोग हैं जिनको समझ आया कि सच क्या और झूठ क्या है। तो सर सिर्फ वही सारे कैरेक्टर्स क्यों जमा हो रहे हैं इस शोधा के एहतजाज के लिए भी? क्यों इसमें पीपल्स पार्टी नहीं है जो कि जॉइंट ऑपोजिशन में है? क्यों MQM नहीं है? क्यों ANP नहीं है? अगर ये शोधा पीपल्स पार्टी भी इंशाल्लाह, आज मेरी शाम पीपल्स पार्टी से मीटिंग है, वो भी शामिल होंगे, मुझे उम्मीद है। आज मेरी मीटिंग है शाम को। ओके ठीक है, तो पीपल्स पार्टी भी आप समझते हैं कि इसका, इस एहतजाज का जो है 17 तारीख को शहीदों का एहतजाज है, किसी की पार्टी का एहतजाज नहीं है। इस बात को समझ क्यों नहीं रहे आप लोग? सही।
लेकिन डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताएं कि आज कल मैंने जब सुना एयरपोर्ट पे आए डॉक्टर कादरी साहब, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी मुख्तलिफ थी। पहले भी उन्होंने 2014 में यही मॉडल टाउन के सामने को जवाब बनाते हुए धरना दिया था, उसमें उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी, चीफ मिनिस्टर इस्तीफा दे दें, प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा दे दें, हुकूमत घर चली जाए। कल उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की, उन्होंने कहा हुकूमत जाए या ना जाए से मेरा ये मकसद नहीं है, मेरा ये मुतालबा नहीं है, मैं सिर्फ एहतजाज करने आ रहा हूं। देखें, उस वक्त का मैं कह नहीं सकता। आज तो मैंने जो अखबार में बयान पढ़ा, मैं टीवी नहीं देखता, अखबार की हद तक उन्होंने कहा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक्शन लें और कातलों को कटहरे में खड़े करें। जो मैंने बयान पढ़ा वो तो ये है, जो आप बयान दे रहे हैं वो कुछ और है। हाँ नहीं, ये भी उसका हिस्सा, आप ठीक कह रहे हैं, ये भी उसका हिस्सा है। मैंने तो अपने मतलब की खबर आपको बतानी है ना, आपने अपने मतलब की खबर बतानी है। मैंने जो लीड स्टोरी सारे अखबारों की जेली सुर्खियों से या सब लीड जो पढ़ी है, मैं 4 दफा वजीर इत्तलात रहा हूं, तो मेरी नजर जिस खबरों वही खबरें पढ़ता हूं जो अहम हो, और उसमें जो खबर मैंने पढ़ी है उसने तो ये बड़ा वाज़ेह है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुदाखलत करें। और मैं बहुत पहले ये कह चुका हूँ, ये केस, और ये मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ, ये केस बिल आखिर नवाज शरीफ साहब को और शहबाज शरीफ साहब को भुगतना पड़ेगा। 14 लाशें मामूली लाशें नहीं होती, और एक जुल्फ़कार अली भुट्टो ने एक लाश, और वो भी ऐसा केस जो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ था। सो ये जब बुरा वक्त आता है तो ये सारी लाशें बोल पड़ती हैं, जिंदा हो जाती हैं, और ये लाशें सियासत में ऐसी जिंदा होती हैं कि गले पड़ती हैं और शाह रग पे पड़ती हैं। सो इसलिए इख्तदार में जुल्म से डरना चाहिए, और मैं सब पार्टियों के साथ अवामी मुस्लिम लीग कल भरपूर हिसाब लेगी। शायद मुझे पिंडी भी थोड़ी देर के लिए आना पड़े, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सारी पार्टियों को शुहदा के इस दिन में शामिल होना चाहिए। ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेना है, और इसके बाद ये जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वाली बात है, जरा सवाल मैं आपसे करूंगा। शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे। एक ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, अब ये कादरी साहब ने भी फरमाया है कि जो FIR भी कटी थी मॉडल टाउन की वाकये की, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के कहने पे कटी थी, अब वही जो है हमारे केस को आगे लेके जाए। आज राना सनाउल्लाह साहब ने कहा ये बात सरासर झूठ है, ऐसा है नहीं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के कहने पे FIR कटी थी। हकीकत क्या है? शेख साहब, आप तो बड़ा करीब रहे कादरी साहब की, क्या हकीकत है? नहीं, मैं इमरान खान के ज़्यादा करीब था, मुझे FIR के कटने का नहीं पता, ये पता कटी। ये रोज़े में ऐसी मैं गलत बात करूं कि किसके कहने पे कटी, आई डोंट नो। और राना सनाउल्लाह अंदर का भेदी है, क्या लंका ढाई वाली उसकी बात है, उसको सारा पता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फंस बीच में उसी ने जाना है। बेहतर है राना सनाउल्लाह वक्त आने पे सुल्तानी गवाह बने। वैसे तो रंगड़ है, राजपूत है, बनेगा नहीं, लेकिन अगर वक्त आए तो जान बचाए। वक्त बुरे आने का पता नहीं होता। ये राना सनाउल्लाह साहब को पता होगा या तारुल कादरी साहब को पता होगा, मुझे नहीं पता जी। अच्छा, आपको इस बात का इल्म नहीं है। लेकिन सर ठीक है, ये कल का एहतजाज तो ठीक समझ आता है, बरसी का मौका है, लेकिन इसके आगे अगर आपने कोई सियासी अलायंस रखना है पाकिस्तान अवामी तहरीक के साथ, तो वो आपने अपने कार्ड्स को सही तरह देखा है? क्योंकि पहले आपको बड़ी मायूसी हुई थी। मैं जरा एक छोटा सा क्लिप आपको दिखाऊं, हमारे ही चैनल पर पारस खुर्शीद साहिबा की था, उसमें आपने कहा था कि जो धरना खत्म किया उससे मुझे बड़ी मायूसी हुई है। सुनिए जरा प्लीज। इस्तीफे और शहादत की ख्वाहिश तो एक और साहब भी लेकर आए थे ना, जो कनाडा चले गए, ताहिरुल कादरी साहब। मैं ये नहीं कह रही उनके ऊपर आप तबसरा करें, लेकिन क्या उनके जाने से कुछ मायूसी हुई है? क्योंकि जो बातें उन्होंने आपसे की और जो अहदो पैमा इमरान खान से किए, क्या हुआ उनका? देखिए जी, कौम को तो मायूसी हुई है उनसे। आपको? मुझे भी हुई है जी, कौम को भी मायूसी हुई है उनके जाने से, और आपको जाती तौर पे भी मायूसी हुई थी। तो अब आप पुरुमीद हैं कि कादरी साहब पे फिर आप रिलाय कर रहे हैं? देखिए, मैं किसी पे रिलाय नहीं कर रहा, मैं अपनी सियासत खुद कर रहा हूँ, और मैं जो सियासत कर रहा हूँ तन तनहा सारे लोग जो मुझे ताना देते हैं मैं ये तस्लीम करता हूँ। और मायूसी जब मेरी बाद में ताहिरुल कादरी साहब से इतने तल्लकात हुए, बेसिकली मैं इमरान खान के धरने में था। मैं 1-2 दिन तकरीर करने गया हूँ वहाँ, वो भी ये बात तो 100% दुरुस्त है कि आप इत्तेहादी इमरान खान के, लेकिन साथ मिलाने में कादरी साहब को, इमरान खान साहब को, उसमें तो आपका भी किरदार था ना? मेरा अब भी किरदार है कि मैं सही समझता हूं कि इमरान खान साहब ने दुरुस्त फैसला किया। लोग बातें करते रहते हैं जी, लोगों का क्या काम है? लोगों का काम है कहना, लोग तो कहेंगे, लोगों का क्या, लोग तमाशबीन कौम है। अगर अब भी
अब भी इस मुल्क ने जलावतन प्राइम मिनिस्टर के साथ चलना है, जलावतन पार्टियों के लीडरों के साथ चलना है, अगर खुद साख्ता जलावतन लोगों के साथ चलना है, और पार्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर मंगल के दिन कोई होगा और बुध के दिन कोई होगा, जुमेरात के दिन कोई होगा, अगर 20 करोड़ लोगों ने बिचा सिक्का की हुकूमत के खिलाफ चलना है, तो अगर कोई पार्टी भी बाहर निकलेगी इसके खिलाफ जी, क्योंकि मेरे पास वसाइल नहीं है, मेरे पास सिर्फ अल्लाह ने एक टीवी का हथियार दिया है जिससे मैं लड़ रहा हूँ। जिस दिन खुदा ने मुझे भी वसाइल दिए, मैं इनसे ऐसा खूबसूरत लड़ूंगा, उम्मीद है अल्लाह ताला मेरे वसाइल के इस्तेमाल होने से पहले इनसे जान छुड़ा देगा, और 2016 में ये सियासी तौर पर इनकी फातह खानी का साल होगा। शेख साहब, ये क्वालिटीज जो आप नवाज शरीफ साहब की बता रहे हैं, ये तो फिर कादरी साहब में भी है ना, जिलावतन वो भी हो जाते हैं इनकलाब के बीच में। आपने कहा पार्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर, तो पार्ट टाइम इनकलाबी लीडर तो फिर कादरी साहब को भी कहा जाता है। ये तमाम क्वालिटीज तो उनमें भी है ना, बट उनके साथ आप खड़े हुए हैं। देखें, वो ना वजीर हैं ना हुकूमत चला रहे हैं, वो मजहबी स्कॉलर है, मैं सियासी स्कॉलर हूँ, मैं कोच हूँ, और कोच का ये काम है कि वो कोच बालिंग, मेरे बाल कराने की मैं पोजीशन में नहीं, मेरा पट्टा चढ़ा हुआ है, माल नहीं है। और जिन्होंने देने थे माल वो भी आजकल मेरे मुंह से सुनते हैं बेईमान हुए खड़े हैं लोग, बेईमान माशरा जन्मदार है। सो जो कोच होता है वो यही कहता है कि ये 2 उंगलियां सीधी करके मारो, विकेट में लगेगी, इंशाल्लाह उम्मीद पूरी है विकेट में लगेगी। अगर नहीं लग सकती तो कौम मेरे पीछे क्यों पड़ जाती है भाई? मैंने इसको लाया, मैंने इसका मुकाबला किया, मैं 4 लाशें लेके आया हूँ, 5 लाशें घर लेके आया हूँ। पंजाब की सियासत में कोई सियासी वर्कर लेके आया हो तो उठ के खड़ा होकर मेरे साथ बात करे। 5 दफा मैं अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ मुज़ाकरात में शामिल था, उन 2-3 लोगों में, और जब वो समझे कि ये बंदा किस डिगर पे है, इन्होंने मेरा जहाज उतार के मुझे तस्लील की। सुपर पावर ने एक आम इंसान, भाबड़ा खाने का आम इंसान जो था, लाल हवेली का आम मकीन जो है, जहाज रोक कर इन्होंने 2 दफा मुझे उतारा, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारा, और मैं ईमान की हद तक ये कोशिश रखता हूँ। मैं मुशर्रफ के साथ था, उस वक्त भी मैंने कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी को कहा कि कश्मीरियों को मिलनी चाहिए। बाज़-औक़ात सलीका मुख्तलिफ होता है, तरीका मुख्तलिफ होता है, वक्त की ढाल मुख्तलिफ होती है। सो ये सारे काम सियासत के समझ के हैं। बाज़ लोग छुट्टियाँ गुजारने सियासत में आए हुए हैं, और जो लोग जिनकी रियाजत नहीं है, सियासत नहीं है, ताहिरुल कादरी देखें, एक लंदन में, अमेरिका में, दुनिया में कई 100 उनके जगह हैं। अब उन्होंने मुझे 13 तारीख को फरमाया था कि आप लंदन आए मेरी दावत पे, लेकिन मैंने कहा जी यहाँ आपकी दावत कबूल है, लंदन में नहीं गया। और इसलिए नहीं गया कि मेरा सियासत पाकिस्तान की तल्लक से है, और पाकिस्तान की सियासत में जो सच के साथ खड़ा होगा, जो जुल्म के खिलाफ खड़ा होगा, जो बेईमानी, चोर बाजारी और पनामा लीक्स के खिलाफ खड़ा होगा, उसके मैं साथ हूं। बाद में बेशक कोई और भी क्यों ना पनामा लीक्स में पड़े जाए, एक का बुनियाद तो खोदे ना, गड़ा तो खोदे ना, इसकी कब्र तो बनाए पनामा लीक्स की, फिर जो गिरता है उसको काउंट करते जाएं और गिरता जाए। अभी आपने जो मैंने आपको क्लिप सुनवाया था उसमें आप कह रहे थे कि कौम को भी मायूसी हुई। आप मुझे ये बताएं कि तीसरा ये धरना या एहतजाज होगा डॉक्टर कादरी साहब का, उनके सपोर्टर्स जो हैं, जो उनको मानते हैं, चाहते हैं, वो तो निकलेंगे, लेकिन अवाम से कितने लोग आपके ख्याल में उनकी बात से कायल होकर उनका साथ देंगे? क्योंकि देखिए, सियासतदान एक बयान देता है, उससे पीछे हट जाता है, हम कहते हैं सियासी बयान है। अभी आपने खुद का, ये मजहबी स्कॉलर है, इनका बयान, और जब ये बयान देते हैं तो कस्में खा के कहते हैं कि इनकलाब आके रहेगा, कसम खा के कहते हैं कि मैं यहां से नहीं हिलूंगा, और फिर वो हट जाते हैं वहां से। जरा ये क्लिप सुन ले, इसके बाद इसका जवाब दे दीजिएगा कि इस पर अब कौम भरोसा करेगी। अगर आप सारे भी छोड़ के चले जाएं, ताजदार कायनात के मदीना और गुंबद खजरा की कसम, मैं आपके लिए फिर भी तनहा बैठा रहूंगा। अल्लाह रसूल के साथ हाथ उठाकर अहद करो और कुरान मजीद पर हल्फ दो कि कोई शख्स इनकिलाब की तकमील तक यहाँ से वापस नहीं जाएगा। जी सर आप एतमाद करेंगे इन पे? अगर गुंबद खजरा की कसम खा के, और पता नहीं कौन कौन सी कसम खा के वो पीछे हट गए, आप खुद जाती तौर पे एतमाद करेंगे ऐसे लीडर पर? मैंने एक बात का एतमाद किया मदीना शरीफ में, ताहिरुल कादरी साहब ने गुंबद खजरा की तरफ मुझे कसम दी कि शेख रशीद, मैं हुकूमत के साथ कोई पैसा, किसी सुलह, किसी राब्ते में शामिल नहीं था। मैंने ईमान किया। बाकी कीड़े निकालना आपका काम है। शेख रशीद का 40 मिनट प्रोग्राम होता है, 10 मिनट आप इमरान खान पे लगा देंगे, 10 मिनट जो आप ताहिरुल कादरी साहब पे लगा देंगे, बाद में मैं क्या प्रोग्राम करूँगा?
क्यों मेरे लिए इन सब लोगों के इतने स्पोक्स पर्सन है, रात आपके साथ बैठे होते हैं, ये छोटा सा मेरा प्रोग्राम होता है, आप 10-10 मिनट लोगों पे लगवा देते हैं। सियासी इत्तेहाद में जा रहे हैं, तो मैं इसलिए पूछा था आपको एतमाद है या नहीं? कोई मुझे एतमाद है तो कल मैं जा रहा हूं। ये जितनी भी उम्मीद उन्होंने दिला रही है, जो दिला रहे थे, मैं समझता हूं उन्होंने मुश्किल वक्त में 2 हमले किए, तीसरा वो सॉफ्ट जदोजहद करने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह इसमें ताहिरुल कादरी को, सारी कौम को, शेख रशीद को, इमरान खान को, और जो जो बाहर निकलेगा अल्लाह सुब्हान ताला उसको इज्जत देगा, और मेरी दुआ है कि अल्लाह उसको इज्जत दे। सही। अच्छा सर, अगर सड़कों पर निकलने की नौबत आती है इस पनामा वाले इशू पे, तो आपने इस चीज पे कल बात की, डॉक्टर कादरी साहब को कायल किया कि आप भी फिर निकलेगा और ऑपोजिशन का साथ देगा, जो पार्लिमानी पार्टीज हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनका साथ देगा? इस पे बात हुई है कि पनामा के इशू पे भी आप फिर सड़कों पर निकले हमारे साथ? मैंने उनको रावलपिंडी दावत दी है, अभी 20-25 दिन हैं, मैंने उन्हें रावलपिंडी आने की दावत दी है, इफ्तार पार्टी की, जो उन्होंने कबूल की है। पनामा लीक्स में निकलेंगे, और पनामा लीक्स में वो भी निकलेंगे शायद जिनका बाद पनामा लीक्स में खुद नाम आ जाए, एक कानून बन जाए। एक मौका अल्लाह सुब्हान ताला ने दिया है कि चोरों को पकड़ने के लिए एक दायरा लगा लिया जाए, और अगर चोर इससे भागते हैं तो चौकीदार इनको ज़बरदस्ती इस पे दस्तखत करने पे मजबूर करें, ताकि लूटी हुई दौलत मुल्क में आ सके, ताकि इस मुल्क में जो गरीब का खून चूसा जा रहा है और उसको उसकी जो सलाहियतें हैं उसको मकरूज किया जा रहा है, उसके एसेट्स को गैर महफूज किया जा रहा है, और उसको कर्ज के उस बोझ तले दफनाया जा सकता है जा रहा है कि उसकी खुद मुख्तारी जो है वो ख़तरे में पड़ जाए। सो ऐसे आलम में मैं समझता हूँ हर आदमी का निकलना फ़र्ज़ है। ये ना देखे ये पीपल्स पार्टी का है, ये ताहिरुल कादरी साहब का है, ये जमात इस्लामी का है, ये तहरीक इंसाफ का है। पहले चौक में आओ, बिल आखिर सवाए माइनस फजल रहमान के ANP अभी तक मैं कुछ नहीं कहता, 50-50 लगा लो। अच्छा सर, ये मुझे बताइए, जो TORs की कमेटी है, इससे अब भी कोई आपको उम्मीद है? क्योंकि हमें 2 बातें सुनने में आ रही है। ऑपोजिशन ये कहती है कि वो हुकूमत चाहती है नवाज शरीफ का जो है वो अकाउंटेबिलिटी ना हो, और हुकूमत ये कहती है कि वो चाहते हैं कि सिर्फ नवाज शरीफ साहब का ही एहतसाब हो। इसमें हकीकत क्या है सर? हकीकत सिर्फ इतनी है कि 4 TOR गवर्नमेंट ने बनाए, 3 इन्होंने कबूल कर लिए, एक TOR में प्लस कर दिया है कि शुरू हो नवाज शरीफ से और सबको घेरे में ले लिया जाए। और अगर ये बेवकूफ़ लोग हैं, इनकी सियासी देखें, जब किसी पे सियासत पे बुरा वक्त आता है ना तो अल्लाह ताला उसकी मत मार देता है, उसकी सोचने की सलाहियतें और उसका वियन तबाह बर्बाद हो जाता है। इस वक्त नवाज शरीफ की पार्टी की सोचने की सलाहियतें बांझ हो चुकी हैं। अगर मैं होता, मैं उनको कहता कि सारे तस्लीम कर लो, क्या है भाई, आप तो बड़े साफ शफाफ हैं, आपने तो कुछ भी नहीं किया हुआ। और अगर किया होता तो सुबह 11-12 बजे सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाती तो 2-3 बजे नवाज शरीफ साहब घर चले जाते बाइज्जत तरीके से। अब क्या होगा जी, आप अगर जिद करने से आपकी जिद कुछ कम हो रही है तो अच्छी बात है, जब आप जिद करेंगे तो फिर आप रोन दिए जाएंगे, आपके सारी जमहूरियत को आपकी जिद की वजह से नुकसान पहुंचेगा, आपकी लूटी हुई दौलत, करप्शन और कमीशन की वजह से नुकसान पहुंचेगा। द ओनली वे एंड द रीजन इज, द ओनली सोल्यूशन इज, नंबर 1 TOR एक्सेप्ट कर लो एंड सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे आ जाओ। नंबर 2 स्टेप डाउन कर लो और असेंबली के अंदर से चेंज ले आओ। नंबर 3 फिर मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ, फिर दमादम मस्त कलंदर होगी। दमादम मस्त कलंदर होगा। एक ब्रेक लेंगे सर, और इस ब्रेक से चंद और सवाल होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। शेख रशीद साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। शेख साहब, बहुत सारे लोग सरप्राइज हैं कि अभी भी पीपल्स पार्टी जो है वो सपोर्ट कर रही है इस इत्तेहाद को, अपोजिशन के। बहुत सारे लोगों का ख्याल था शायद फैसला आएगा आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से और पीछे हट जाएंगे। आप सरप्राइज हैं, और आपके ख्याल में फैसले कौन कर रहा है इस वक्त? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कर रहे हैं, या ये आसिफ अली जरदारी साहब भी पीछे हैं इस वक्त? देखिए, आसिफ जरदारी हैं सियासत में, मैं तो कोई और अहम बात करना चाहता था। जब मैं ये कहता था पीपल्स पार्टी इकट्ठी रही, जब मेरी बात सच होती है कौम मुझे क्रेडिट नहीं देती। मैं आपके एंकरों की तरह दिखा तो नहीं सकता, देखो शेख रशीद ने ये कहा था फलाने प्रोग्राम में, मैं कहता था पीपल्स पार्टी खड़ी रहेगी। आप, हालांकि मेरी आसिफ जरदारी के बारे में बड़ी शदीद रिजर्वेशन थी,
और आज देखें, शायद मैं पीपल्स पार्टी से लाहौर में मिलने जा रहा हूँ। ये मेरी ज़िंदगी का एक अजीब वाक़या है। 40 साल बाद लाल हवेली पीपल्स पार्टी आई थी और मेरा ख्याल है 40 साल बाद ही मैं ही पंजाब पीपल्स पार्टी से हेलो हाय करने लगा हूँ। सो ऐसे आलम में 40 साल बाद की जो कदूरतें और जंग लगे हुए अगर मिटने जा रहे हैं तो फिर तो नतीजा खेज होने चाहिए। और असल मसला ये है कि नए इलेक्शन कमिश्नर बनने हैं, अगर इन्होंने जिद करनी है तो अबूरी प्राइम मिनिस्टर पर इत्तफाक राय होना चाहिए। पाकिस्तान को हमने मसाइल से नहीं दो चार करना, ये तय होना चाहिए कितने साल के लिए अबूरी हुकूमत होगी। और अगर नवाज शरीफ साहब ने डट के ये काम करना और उनके इलेक्शन कमिश्नर करने हैं तो फिर किसने इलेक्शन लड़ना जी? फिर सड़कों पे फैसला होगा, और जब सड़कों का फैसला होगा तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा तबाही और नुकसान नवाज शरीफ साहब के और उनके हवारियों का होगा। उनको सारे मामला जब कौम के सामने वाजे होंगे। अभी तो ये एक जदाद निकली है लंदन की, सर जी मैं रोजे पे किसी से इल्जाम नहीं लगाना चाहता, कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है, मुमकिन है वो ये लोग झूठे ही मुझ पर इंफॉर्मेशन आती हो। जब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आएंगे। आप ये कह रहे हैं ये फैसला करना होगा कि ये अबूरी हुकूमत कितने सालों की होगी, ये अगर मैंने सही सुना है तो? और चलो महीनों की लगा लो, आपको भी तो खुश करना है ना। सर मैं ये कह रहा हूँ महीनों की होती है, सालों की अगर हो रही है तो फिर तो उसका मतलब कुछ और ही प्लान है। होती तो महीनों की है, बाद में मामला मौसम अबर आलूद हो जाता है। अच्छा एक बात वैसे आपने बिल्कुल ठीक की, पीपल्स पार्टी से जो इस वक्त आपके अच्छे ताल्लुकात हो रहे हैं बड़े सरप्राइजिंग है। मैं अभी आपका एक क्लिप देख रहा था सोशल मीडिया पे जिसमें आप कह रहे थे यूसुफ रजा गिलानी से ज्यादा करप्ट वजीर आजम आज तक पाकिस्तान को नहीं मिला है। मैं अपनी बात पे कायम हूं। अब कायम है और फिर भी उनके साथ खड़े हुए हैं। मैं खड़ा किसी के साथ नहीं हुआ, क्या बातें कर रहे हैं आप? मैं अपनी सियासत के अवामी मुस्लिम लीग के साथ खड़ा हूं। अगर मैंने इनके साथ खड़ा होना तो मैं अब वसाइल के हाथों तंग होने के बावजूद अवामी मुस्लिम लीग के कलम दवात के साथ खड़ा हूं। यूसुफ रजा गिलानी करप्ट प्राइम मिनिस्टर था, हालांकि मुझे बड़ी खुशी हुई उसका बेटा रहा हुआ। उन्होंने भी ये समझा कि ये बड़ा माल मिल जाएगा, इससे बड़ा करप्ट प्राइम मिनिस्टर है। मेरी बेशक पीपल्स पार्टी से सुलह बने ना बने, असूली बात हम एक दूसरे से करने के लिए तैयार है। 40 साल से नहीं बनी तो अब भी ना बने, कोई सेहत नहीं बनती। बिलावल से मेरी एक बातचीत हुई और मैंने समझा कि मेरा तज्जिया जो मैं उसको बिलो रानी कहता रहा हूं वो नहीं कहना चाहिए था, वो गलत हुआ, मैंने तस्लीम कर लिया। इसमें मजाके की क्या बात है? ये कहना जनाब कि मैं पीपल्स पार्टी के साथ, इसमें एक और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, नो वे एट ऑल। हम इकट्ठे खड़े हो सकते हैं, मैं किसी के पीछे नहीं खड़ा हो सकता। ये अब उम्र के इस हिस्से में भी मैंने अगर पीछे खड़ा होना था, किसी भी शख्स के पीछे खड़ा होना था तो मैं घर बैठ सकता हूं। किसी तीसरे सिपारे में नहीं मेरे लिए हुक्म है कि मैं सियासत करूं, मैं घर बैठ सकता हूं, किसी के अब पीछे नहीं चल सकता, साथ चल सकता हूं। जब से शायद आपसे मुलाकात हुई है या वैसे ही बड़ी एग्रेसिव तकारीर कर रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, और इस पे PMLN का कहना हर दफा ये होता है कि इस वक्त बिलावल ने अपना सियासी उस्ताद जो है वो शेख रशीद को माना हुआ है और ऐसा उनको करना नहीं चाहिए, उनको चाहिए अपनी मां को वो फॉलो करें, यानी कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को फॉलो करें। तो क्या बात में कोई सदाकत है? आप कुछ मतलब सियासी दर्स वगैरह दे रहे हैं बिलावल भुट्टो को, या वो एक दादे को नाने को फॉलो करें, नाने के जलसों की तकरीरों को फॉलो करें कि भुट्टो शेखू ने कहा कि जो उसने कौमी क्या कहता था मुझे, वो कौमी बदमाश 6 नवंबर 1968 को किसने भुट्टो को जानों की कुर्बानियां देके पीपल्स पार्टी में नहीं शामिल हुआ? उस वक्त भी मैं मुस्लिम लीगी था, अवामी मुस्लिम लीग अब मैंने बनाई है MSF का, मैं ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान का सदर था। मैंने हमीद शहीद की लाश से और अमीन और ये लाल हवेली की गलियां जो खून से भरी गई हैं, किसी पंजाबी लीडर में इतनी हिम्मत है तो बताए कि उसने अपने घरों से जनाजे उठाए हों। ये बातें करने निकला है। मैं उसको ये कहूंगा और फिर कहता हूं बिलावल को, अपनी मां की भी सियासत करे, उससे बेहतर है अपने नाना की सियासत करे। और जिसका 6 नवंबर 1968 को शेख रशीद ने खून के कालीन बिछा के इस्तकबाल किया। सही, तो आप पे ये जो सियासी उस्ताद होने का इल्जाम नून लीग की तरफ से लग रहा है, ये फिलहाल गलत है आप कह रहे हैं? देखें जी, अगर कोई राब्ता करता है तो 100 बिस्मिल्लाह। मैंने कोई तवीज़ तो लिख कर नहीं देना ना, मैं कोई 1.25 लाख दाता दरबारी तवीज़ तो नहीं लिख कर देना। हमारी हेलो हाय शुरू हुई है, मैंने शहजादा कहना शुरू किया। सही। अच्छा शेख साहब, ये कल एक वीडियो अब डॉक्टर आसिम की मंजर आम पे आई है, ये हमारे यहाँ मेरे ख्याल से अब दूसरी या तीसरी मरतबा हो रहा है कि जो शख्स ज़ेरे हिरासत होता है उसकी JIT या उसकी जो भी इन्वेस्टिगेशन होती है उसकी वीडियो लीक हो जाती है। तो ये डॉक्टर आसिम की वीडियो जो लीक हुई है, इसमें ये करप्शन के इल्ज़ाम लगा रहे हैं ओवैस मुजफ्फर टप्पी साहब पे, जो बड़े क्लोज जो है भाई माने जाते हैं जरदारी साहब के। लेकिन उनके वकील का कहना है कि ये जोर जबरदस्ती बयान लिया गया है। मुझे बताइए, क्या आपके ख्याल में कोई हैसियत है इस बयान की? देखें सर जी, मैं क्रिमिनोलॉजी का एक्सपर्ट नहीं हूँ। आप जो कह रहे हैं, वकील भी ऐसे ही होते हैं इस मुल्क में।
देखे ना, गरीब का तो अल्लाह वकील है, गरीब तो काबे में भी कहता है अल्लाह वकील, गरीब मदीना में भी कहता है अल्लाह वकील, पाकिस्तान में 4 करोड़ 6 करोड़ 7 करोड़ का वकील है, और जिन अदारों ने करप्शन में केस हारना हो वो 20,000 का या 30,000 का वकील रखते हैं, और जिन प्राइवेट अदारों ने रिश्वत कह रहा हूँ, टैक्स चोरानी करना हो, SRO बदलना हो, अप्रेजर से मिलकर, या उसकी ड्यूटी के लिए स्टे लेना हो, या उसका और इनकम टैक्स के फैसले रोकने हो, 7-7 साल के लिए स्टे मिल जाता है। तो इनका जो होता है पैसा वकील होता है, उधर गरीब है उसका अल्लाह वकील है। अब मुझे नहीं पता इसका अल्लाह वकील है या पैसा वकील है, आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू कमेंट। लेकिन सर वैसे आप क्या समझते हैं, अगस्त 2015 इतनी बड़ी देखें जो सहूलतें आसम साहब को, डॉक्टर आसम को मुयसर हुई ड्यू टू प्रेशर ऑफ आसिफ जरदारी साहब, और जिस तरह और चौथे दिन अस्पताल चले जाते हैं, हमारी तरफ कौम देखे, हम गरीब के बेटे हैं, हमारी माँ के जनाजे अभी दफनाते हैं तो हमें 7-7 साल सजा होती है कवारा क्लाशनकोफों में, और यहाँ 500-500 अरब रुपए के केस होते हैं, और जाके 5 स्टार हॉस्पिटलों में जाके रहते हैं। क्या किसी ने आवाज उठाई जब मुझे 8-7 साल कैद हुई है कवारा क्लाशनकोफ में? और बदनसीबी ये कि मैंने कभी छर्रे वाली बंदूक नहीं चलाई, पैदाइशी शेख था, और मैं दोनों दफा असला के केस में सजा हुआ, और खुदा के बंदो जवानी के 5 साल काट दिए मैंने, किसी को दुख नहीं हुआ। और ये अरबों रुपए कमा के अगर जेल जाते हैं, इन सालों को तो जमीन में धुंस देना चाहिए, बिल्डोजर चला देनी चाहिए, इनसे खाद बनानी चाहिए, और खाद भी गरीब की फसल में नहीं डालनी चाहिए, जागीरदारों की फसल में डालनी चाहिए। लेकिन सर इससे ये तासुर नहीं जाता कि पिछले 9-10 महीने से वो हिरासत में, कोई चीज अब तक साबित नहीं हो पा रही, और इसीलिए ये वीडियो को लीक कर दिया गया है ताकि कम से कम एक मीडिया पे एक हाइप बनी रहे? ये तासुर नहीं जाता आपके ख्याल में? पता नहीं, आपका सवाल जो है वो मुझे आसेब ज़्यादा दिखाई देता है, तासर का जवाब देना मेरा काम नहीं है। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिटिशियन हूँ, व्हाट आई फील आई से, आई डैम केयर व्हाट द रिजल्ट विल बी। सो मैं तासर वासर और ये आसेब ज़्यादा बयान नहीं देता। मैंने जब महसूस किया कि जब मैंने ये बात बहुत पहले उसको कह दी थी, अब जेल में मुनासिब नहीं लगती, तासरात देने वाले और होते हैं तज्जिया निगार, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिटिशियन हूँ, व्हाट आई फील आई से, एंड अब मेरे मुंह से कुछ और निकलने लगा था। कोई चले, आपके ख्याल में तो इस बयान की रोशनी में मुजफ्फर टप्पी साहब को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए? उसकी शोहरत बताती है कि मुजफ्फर टप्पी 2 नंबर का आदमी है। सही, किसी बंदे की खुशबू भी होती है और बदबू भी होती है। पार्टियों में खुशबूदार लोग भी होते हैं और बदबूदार लोग भी होते हैं। बदबूदार लोग और ब्यूरोक्रेट्स ज्यादा बाअसर होते हैं, बदबूदार लोग हुक्मरानों के ज्यादा करीब होते हैं। मुजफ्फर टप्पी की आवाज खुशबू बदबूदार थी, और जिस तरह वो रो के भागा एयरपोर्ट से कि मेरा भाई मर गया, फौजी सादे हैं, इनको पता ही नहीं था कि इसका भाई कोई नहीं है। पहले भी जो आसिफ जरदारी का सगा भाई तो नहीं है, सारी लोग यही समझती है सगा भाई है। ठीक है, शेख साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे, आए कि शायद सड़कों पर निकलने की जरूरत ना पड़े और इन हाउस तब्दीली आ जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, इस प्रोग्राम का फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।